ओके, तर आपण थर्ड चॅप्टर शिकत होतो, मोशन इन अ प्लेन, बरोबर. तर ह्या चॅप्टर मध्ये आपण सर्वात महत्वाचं म्हणजे दोन फॉर्म्युलेज बघितले होते, दोन इक्वेशन बघितले होते, बरोबर. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अँड द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बरोबर. हे दोन इक्वेशन्स आपण बघितले होते. सो व्हॉट वॉज द फर्स्ट इक्वेशन? पहिलं इक्वेशन काय होतं? लिहा चॅट बॉक्स मध्ये, व्हॉट वॉज द फर्स्ट इक्वेशन? What was the first equation of motion? आहे लक्षात तुमच्या? नाहीये? v इज इक्वल्स टू u प्लस टी का u प्लस ए टी? v इज इक्वल्स टू u प्लस टी आहे की v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी आहे? v is equals to u plus at is the first equation, and which is the second one? S is equals to ut plus 1 by 2 at square. हे दोन इक्वेशन्स होते, बरोबर. सो दीज आर द टू इक्वेशन्स फॉर मोशन. नाउ आपल्याला ह्या मोशनच्या इक्वेशनचं खूप गरज पडणार आहे. वी आर नाउ लर्निंग अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, सो प्रोजेक्टाइल मोशन म्हणजे काय असतं मी तुम्हाला लास्ट क्लासमध्ये सांगितलेलं आहे, बरोबर. आय हॅव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास. सो व्हॉट एक्झॅक्टली इज प्रोजेक्टाइल मोशन? आणि त्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की मी तुम्हाला बऱ्याचशा टर्म समजूनही सांगितल्या होत्या. when we talk about the projectile motion, so then there are two velocities, correct? The horizontal velocity and the vertical velocity. So horizontal velocity is vx is equals to ux, u cos theta is there, and vertical velocity is u sin theta minus gt is there. ये दो फॉर्मूलाज जो है मैंने आपको लिखा के दिए थे, बराबर, मैंने आपको लिखने के लिए बोला था. So these formulas are for velocity, and the second formulas like these are for we can say displacement. Okay, so displacement in x direction is u cos theta t, and displacement in y direction is u sin theta t माइनस 1/2 GT स्क्वायर. तो ये दो फॉर्मूलाज है आपके पास. ओके, सो आपको इन चार फॉर्मूलाज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है. सो प्लीज राइट दीज फॉर्मूलाज इफ यू हैवंट रिटन इट. ओके, तो आप लोगों ने अगर लिख नहीं लिए हैं चार फॉर्मूलाज तो लिख लीजिए. दीज फॉर्मूलाज आर फॉर वेलोसिटी एंड दीज आर फॉर डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एंगल. ठीक है, सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे, दैट इज लेट द टाइम टेकन बाय, मैं यहां से पढ़ रहा हूं, लेट द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट बी t0. The trajectory of the object being symmetrical, it can be shown by using equations of motion, that the object will take same time in going up in air and coming down to the ground. At the highest point p, t is equals to t0 and vy is equals to 0 using equation 3.39. देखिए, सो मान लीजिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अभी पीक पॉइंट पे है, मतलब उसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम है, हाईएस्ट पॉइंट पे है. और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है तो हम मान रहे हैं कि तब टाइम इंस्टेंस जो है या फिर टाइम जो है t0 है. ओके, वी आर कंसिडरिंग दैट at time t0 the object is reaching to the highest point. Okay, so that the vy is going to be 0. Why vy is going to be 0? Because the initial velocity that we have provided and the opposition by the gravitational force will be equal. मतलब वो दोनों equal हो जाएंगे at a certain point या फिर at maximum velocity, and they will cancel out each other and there will be zero velocity at that time instant. यहां तक समझ में आया? ठीक है. सो वी वाई का जो फॉर्मूला था हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वी वाई? यू साइन थीटा माइनस जी टी. सो अभी हमारा वी वाई जो है वो तो 0 हो गया है, लेकिन कहां पे? t इज इक्वल्स टू t0 पे, मतलब t0 टाइम इंस्टेंस पे हमारा जो वी वाई है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन या फिर वर्टिकल वेलोसिटी, वो 0 हो गई है, बराबर. सो बाय मॉडिफाइंग दिस फॉर्मूला वी कैन से t0 इज इक्वल्स टू u sin theta divided by g. Okay, g is what? G is a gravitational constant. Okay, so total time in air, देखिए ये t0 जो है, t0 कौन सा टाइम है?
T0 is the time taken by that projectile to reach the maximum height. और हमने क्या कंसिडर किया है कि जितना टाइम उस प्रोजेक्टाइल को अप इन द एयर में, अप इन द एयर जाने में लग रहा है, उतना ही सेम टाइम उसको नीचे आने में भी, ग्राउंड पे आने में भी लगेगा. सो T0 टाइम में अगर वो जा रहा है तो T0 टाइम में ही वो ग्राउंड पे रिटर्न आएगा. एंड हेंस द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज गोइंग टू बी T इज इक्वल्स टू 2T0. ओके, सो आप लोगों ने T0 का ये फॉर्मूला लिख लेना है. एंड यू हैव टू राइट दिस ऑल्सो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. ये दो चीजें लिख लो जल्दी से आपके नोटबुक में. जल्दी से ये चीजें दो लिख लो और मुझे बताओ कि आपने लिख लिया है. बी क्विक. ओके गुड. सो अभी आपको टोटल टाइम इन एयर पता चल गया या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया. मतलब क्या कि जब से हमने उस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है तब से लेके ग्राउंड तक पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, इसे हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट और टोटल टाइम इन द एयर. ओके, सो वी कैन कैलकुलेट with these two formulas. Okay, now the total horizontal distance traveled by the particle at this time t can be obtained by equation 3.40. Okay, now what we are going to calculate, we are going to calculate this distance, that is horizontal distance. मतलब हमने सर्टन वेलोसिटी के, सर्टन इनिशियल वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल से एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया और वो कहीं पे जाके ग्राउंड पे टच हो गया. लेकिन जहां से हमने उसे थ्रो किया और जहां पे वो जाके गिरा, सो उसके बीच में का जो डिस्टेंस है, दैट विल बी द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट पार्टिकल. ओके, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट, लेट अस सी. So r, we are giving that the name r for that distance. So it is ux multiplied by t. मतलब क्या कि इनिशियल वेलोसिटी. ओके, इनिशियल वेलोसिटी ux क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी है, देख लीजिए यहाँ पे. सो मल्टीप्लाइड बाय t. t is what, t is टाइम ऑफ फ्लाइट और t is equals to 2 small t0 या फिर 2T0. ओके, सो ux is what, ux is u cos theta. यहाँ पे आप देख सकते हो ux मतलब वर्टिकल वेलोसिटी. ओके, no sorry it is horizontal velocity, and t is 2T0. so u cos theta as it is 2u sin theta डिवाइड बाय g. तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस T0 की जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू थी, ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी. सो हमें फॉर्मूला मिलेगा ये वाला, कौन सा, r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय g. दिस फॉर्मूला इज फॉर r और द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल. लिख लीजिए, द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय g. लिख लिया, जल्दी जल्दी लिखना है. Okay, so this maximum horizontal distance traveled by object or traveled by projectile is called horizontal range or R of the projectile and depends on the magnitude and direction of initial velocity. See, u is here, u is what, u is initial velocity of the projectile and as well as the value of what, acceleration due to gravity at that place. See, g is there. So ये जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, उस मैक्सिमम डिस्टेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द magnitude of initial velocity and the value of acceleration due to gravity. Now for maximum horizontal range, let us see. साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, सो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 बनेगा और थीटा इज इक्वल्स टू 45 बनेगा. ठीक है, सो अगर साइन थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, सो यहाँ पे क्या रहेगा, u स्क्वायर बाय g रहेगा. हेंस r इज इक्वल्स टू r मैक्स इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय g फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 45. द मैक्सिमम हाइट, sorry, now you can write like
मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, लिख लीजिए इसे। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एट थीटा इज इक्वल्स टू 45, आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय जी। मतलब अगर हमें किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना है एट मैक्सिमम डिस्टेंस, सो हमें कौन से एंगल से उसे थ्रो करना पड़ेगा? वी हैव टू थ्रो दैट प्रोजेक्टाइल विद द एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ ग्राउंड। ओके, so the distance traveled by that horizontal distance traveled by that object will be maximum। लिख लिया? चलिए, so the maximum height h reached by projectile having certain value of theta is the distance traveled along the vertical y direction at time t0। this can be calculated। now maximum height हमें find out करनी है, ठीक है। हमने क्या क्या find out किया? टोटल फ्लाइट टाइम भी फाइंड आउट किया, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो था प्रोजेक्टाइल का ये वाला आर, ये भी फाइंड आउट किया, और अभी हमको ये फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट। ओके, वर्टिकल हाइट, तो उसे किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, देख लो। नाउ दिस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग इक्वेशन 3.41। सो 3.41 का इक्वेशन क्या है देख लेते हैं, चलिए। सो दिस इज द 3.41, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से लेके मैक्सिमम हाइट तक उस प्रोजेक्टाइल की कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो हमें इस इक्वेशन से वो मिल जाएगा। बराबर है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है ना। सो यही इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज किया है, और हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे u साइन थीटा t0, टी की जगह पे हमने क्या रख दिया, t0 रख दिया, क्योंकि t0 पे ही वो मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है प्रोजेक्टाइल, हमने वैसे पहले ही कंसीडर कर लिया था, ठीक है। सो टी की जगह हम t0 ही लेंगे, और t0 की हमने वैल्यू भी फाइंड आउट की थी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t0? वैल्यू ऑफ t0 इज u साइन थीटा बाय g, ठीक है। सो हमने इसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, 1/2 g एज इट इज, एंड टी स्क्वायर को भी हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। सो देखिए आगे क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g एंड uy स्क्वायर बाय 2g। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट h। देख लीजिए, ये जो फॉर्मूला है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल वेलोसिटी एज वेल एज द एंगल एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी जी की वैल्यू यहाँ पे क्यों दी गई है, क्योंकि अगर हमें मान लीजिए कि अर्थ के अलावा किसी और प्लेनेट पे भी हमें अगर इन सब चीजों को कैलकुलेट करना है, तो वहां पे जी की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। सो जी इज देयर, ठीक है। सो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, दिस इज फॉर मैक्सिमम हाइट एच। एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g और यू वाई स्क्वायर बाय 2g। लिख लिया? जल्दी जल्दी लिखना है, बी क्विक। Okay, done. All the above expressions. T is a total time of flight. Okay. R is a maximum horizontal range. R max, मतलब maximum. Sorry, R is a horizontal range, and R max is maximum horizontal range, and H is the maximum vertical height. Are valid if entire motion is governed only by gravitational acceleration G. That is, retarding forces like air resistance are absent. However, in reality, it is never so. As a result, time of ascent TA and time of descent TD are not equal, but TA is greater than TD. Also, in order to achieve maximum horizontal range for given initial velocity, the angle of projectile projection should be greater than 45 and the range is much less than u square by g। तो ये जो हमने एक्सप्रेशंस फाइंड आउट किए हैं, दीज आर फॉर लाइक आइडियल कंडीशंस, मतलब कि उसमें किसी भी एनी अदर फोर्स का इंटरफेरेंस होना नहीं चाहिए एक्सेप्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मतलब कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये एक्सपेरिमेंट अर्थ पे ट्राई करेंगे, सो टाइम ऑफ असेंट जो रहेगा, मतलब जो हमारे प्रोजेक्टाइल का ऊपर जाने का टाइम ज्यादा रहेगा उसके नीचे आने के टाइम से, ठीक है।
सो एंड द एंगल विल बी ग्रेटर देन 45. हमने फाइंड आउट किया है कि एट द एंगल ऑफ 45 the range of that horizontal range of projectile will be maximum, but this is not the ideal condition on earth. Okay, so that's why the angle should be more than 45 degree. So now we will take one example and we will try to use all these formulas that we have written. Okay, so example 3.7, a stone is thrown with an initial velocity components of 20 milli 20 meter per second along the vertical. See, this velocity is along vertical. Okay, and 15 मीटर पर सेकेंड along horizontal direction. मतलब vx क्या है हमारा 15 मीटर पर सेकेंड एंड vy क्या है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड. Determine the position and velocity of the stone after 3 seconds. Determine the maximum height that it will reach and the total distance traveled along the horizontal on reaching the ground. Now what we have to find, that we have to first of all observe. ठीक है, so what is first thing? डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी. तो हमारे पास पोजीशन के लिए कुछ फॉर्मूला है क्या? यस, हमारे पास देखिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इन एक्स डायरेक्शन इज u cos थीटा. ओके, सो u cos थीटा इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकंड दिया गया है एंड y डायरेक्शन में क्या है, दैट इज u sin थीटा. सो 20 मीटर पर सेकंड हमें दिया गया है. सो vx के लिए देखिए, vx के लिए हम u प्लस 80 नहीं लिखते यहाँ पे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, दैट इज कांस्टेंट. ठीक है, सो वी जस्ट टेक u एंड u क्या है हमारा यहाँ पे, u इज u cos थीटा. सो आफ्टर 3 seconds vx is equals to 15 मीटर पर सेकेंड एंड vy is equals to u sin थीटा माइनस gt. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं और जो gravitational acceleration है that is in the opposite direction, that's why we have taken the minus sign here. Okay, we are using the first equation of motion, that is v is equals to u plus at. so u हमारा यहाँ पे क्या है, in vertical direction u is nothing but u sin theta and gt हमने माइनस क्यों लिया, because the gravitational force is acting in reverse direction या फिर उल्टी डायरेक्शन में. सो हमारे पास g की वैल्यू क्या है, 10 है और u sin थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 है. यहाँ पे दिया है ना u sin थीटा, g की वैल्यू 10 हमको अप्रोक्सीमेट लेनी है और t की वैल्यू दैट इज t इज टाइम 3 सेकेंड. सो हमने ये भी ले लिया. सो माइनस 10 मिली सेकेंड पर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स. मतलब हमारी जो वेलोसिटी है, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स वर्क कर रही है. ओके, सो वी हैव फाउंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन आफ्टर 3 सेकेंड्स. क्या किया हमने, देख लीजिए, मैंने यहाँ पे आपको ux का फॉर्मूला लिखा के दिया था, vx का और vy का हम आपको फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के दिया था, बराबर, u cos थीटा एंड u sin थीटा माइनस gt. तो यहाँ पे कुछ नहीं, हमने सिर्फ t की वैल्यू रख दी तो हमने vy निकाल लिया. vx में कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे t का कोई वेरिएबल है ही नहीं. ओके, सो vx विल बी as it is, that is 15 मीटर पर सेकेंड and vy will be 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स. वैसे तो हमें v जो डायरेक्शन है वो 15 समथिंग दी है, सॉरी 20 दी है वेलोसिटी, करेक्ट, बट इट इज एक्चुअली 10 मीटर्स डाउनवर्ड्स. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सॉरी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, मैग्नीट्यूड विल बी स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन प्लस स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन and its square root is equals to 15 square plus 10 square. उसका अगर हम रूट निकालेंगे so it will be 18.03. so this is the magnitude of velocity. okay, now we have to find out the angle. so angle के लिए vy हमारे पास है 10 जो कि यहाँ पे आ गया है. okay, and vx है 15. so tan alpha is equals to 2/3, alpha is equals to 33.41 डिग्री. ओके, सो sx अभी हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं. हमने अभी वेलोसिटी निकाल ली है, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट. सी, डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट एज वेल एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हॉरिजॉन्टल एंड रीचिंग द ग्राउंड. मतलब हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड जो मैक्सिमम हाइट रहेगी दैट विल बी द vertical displacement of that projectile. okay, so displacement के लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला है. यहाँ पे t की वैल्यू हमें पुट अप करनी है. so u cos थीटा इज 15 गिवन है
मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो 45 मीटर्स आएगा, ठीक है, मतलब 45 मीटर्स क्या आएगा ये, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ आर, एंड एस वाई यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 5 in bracket 3 square is equals to 15 meters. Thus the stone will be at distance 45 meter along horizontal and 50 meter along vertical direction from the initial position after 3 seconds. तो अभी हमने ये जो फाइंड आउट किया है उसकी डिस्प्लेसमेंट दोनों दोनों डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट की है, सो दैट इज आफ्टर 3 seconds. ओके, okay, I think my presentation is not visible to you, or is it? Hello, am I audible? Okay, sorry. Is it visible still? Okay, okay, just wait. Yeah, it must not be visible now. There is a problem with the PC. Just give me a minute, I'll sort it out. Just a minute, students. I'm sorry for the interruption, but we cannot do much with it. Okay, now I will just open the book from mobile till our PC starts. Now I'm presenting my mobile screen. Please tell me whether my screen is visible or not. I think it is visible, isn't it? Yeah, good. So here's your book. I'm so sorry. Okay, so we were calculating the uh, डिस्प्लेसमेंट करेक्ट. सो 15 मीटर यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया था. thus the stone will be at distance 45 meter along horizontal and 15 meter along vertical direction from the initial position after 3 seconds. ये हमने फाइंड आउट कर लिया था और उसका एंगल भी हमने फाइंड आउट किया है. सो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस हमको अभी फाइंड आउट करना है. सो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया है u sin थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g. सो हमारे पास u की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, सॉरी यू साइन थीटा की ही वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, थीटा की जरूरत नहीं है. सो जी की भी वैल्यू है. सो वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज 20 meters, करेक्ट. नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
distance traveled. So this is the formula, r is equals to ux multiplied by uy divided by g. So 215 is the ux, मतलब velocity, velocity in x direction. Uy is the velocity in y direction, and divided by 10, that is g. Okay, so r will be 60. Now let's move to the next point, that is equation of motion for a projectile. Now अभी जो हमारा वो प्रोजेक्टाइल है, मतलब वो किस पाथ को फॉलो करेगा, सो वो पाथ जो है हमें मिलेगा विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन. मतलब हम अगर इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, सो उस इक्वेशन की मदद से हमें उसका पाथ मिल जाएगा कि वो किस तरह से जाएगा. अभी आप रॉकेट लॉन्च वगैरह देखते हो ना, तो मतलब उस रॉकेट को किस किस तरह से, मतलब कौन से पॉइंट पे जाके किस और मोड़ना है, या फिर उसे किस तरह से किसी भी दूसरे प्लेनेट पे पहुंचाना है. सो इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक. तो उसका हमें पाथ पता होना चाहिए. वो पाथ हमें कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ equations. Now we will derive the equation for our projectile. We can derive the equation of motion of the projectile, which is the relation between the movement of the projectile along vertical and horizontal directions. This can be obtained by eliminating t between the equations, giving these displacements, that is equation 3.40 and equation 3.41. as the projectile starts from x is equals to 0, मतलब जो ओरिजिन है उससे वो प्रोजेक्टाइल शुरू हो रहा है, बराबर. सो वी कैन राइट एस एक्स इज इक्वल्स टू x and sy is equals to y. now sx is equals to u cos theta t, बराबर. सो t is equals to क्या आएगा? t हम u cos theta को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, सो t is equals to sx by u cos theta आएगा, और sx को हमने x ही मान लिया है, सो x by u cos theta will be t. सो t की वैल्यू क्या आ गई x divided by u cos theta. Okay, now the PC is ready. I will just, okay, चलो तो तब तक ही देख लेते हैं. सो y is equals to what? y is equals to, देखो, sy is equals to, this formula is actually for sy, isn't it? So sy is equals to u sin theta t minus 1/2 gt square. ये दोनों फॉर्मूला मैंने आपको लिखा के दिए हैं, सो इसको समझने में आपको उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सो टी की जो वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो u sin थीटा अंडर ब्रैकेट x डिवाइडेड बाय u cos थीटा माइनस 1/2 g इन ब्रैकेट x डिवाइडेड बाय u cos थीटा होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, बराबर. सो ओके, just I am presenting my computer screen now. Okay, see, so the communication will be better. Computer screen is visible now. Okay, sorry for the interruption. So हमने क्या किया, सिर्फ t की वैल्यू प्लेस कर दी, और y का जो इक्वेशन निकला है tan थीटा x माइनस 1/2 g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा out of the bracket x square. So this is the equation for motion of projectile. लिख लो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर प्रोजेक्टाइल, तो ये रहेगा y is equals to tan theta x minus 1/2 in bracket g divided by u square cos square theta out of the bracket x square. ये इक्वेशन लिख लो जल्दी से. लिख लिया? गुड. सो नाउ अगर इस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करोगे, सो दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म y is equals to ax plus bx square. Okay, so this is nothing but the equation for parabola. So the trajectory of our projectile or the motion of our projectile will be parabolic. मतलब parabola जिस तरह से दिखता है उस तरह से उसका मोशन रहेगा. So what exactly is parabola? See, this is nothing but the parabola. This is parabolic motion. Okay, सो ये हुआ हमारा मोशन, सॉरी, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर प्रोजेक्टाइल. लिख लिया ये इक्वेशन? यस और नो?
जल्दी जल्दी बताओ। आवाज आ रही है भाई लोग? ओके। Now, uniform circular motion. What is uniform circular motion? See, an object moving with constant speed along a circular path is said to be in uniform circular motion. Such a motion is only possible if its velocity is always tangential to its circular path without change in its magnitude. So, circular motion ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग ये देख चुके हो। अगर हम किसी भी एक स्ट्रिंग को एक स्टोन बांध दे या फिर हम बॉल बांध दे और उसे अगर हम घुमाने लग जाए, so that stone or the ball will be moving in a circular path. Okay, so the motion of that ball is nothing but the uniform circular motion. So uniform circular motion हम कब कहेंगे? So उसकी जो velocity है, that its magnitude is always कांस्टेंट और इट इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, और इट शुड बी ऑलवेज टेंजेंशियल टू इट्स पाथ। मतलब उसकी जो वेलोसिटी है, देखिए ये किस तरह से कहने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पे सेंटर पे हैं और आप कोई चीज को यहाँ पे घुमा रहे हैं, बराबर। सो एक्चुअल में उसकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल है, लाइक दिस है, बराबर। लेकिन जैसे कि वो चीज स्ट्रिंग से बंधी हुई है, सो इट कैन नॉट गो विद दिस पाथ, so it will go here in this path, but still its velocity is tangential। मतलब वो कहीं पे भी चली जाए उसकी वेलोसिटी कैसी है? टेंजेंशियल ही है। मतलब वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है। सो द वेलोसिटी शुड बी ऑलवेज टेंजेंशियल। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, acceleration is must. However, if acceleration or its component is in line with the velocity, along or opposite the velocity, it will always change the speed magnitude of velocity, in which case it will not continue uniform circular motion. In order to achieve both these requirements, the acceleration must be perpendicular to the tangential velocity of the constant magnitude and always directed towards the center of the circular trajectory. तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया, दैट वाज ऑफ ए स्ट्रिंग एंड अ स्टोन, ओके। लेकिन जो एक्चुअल सेंट्रीपिटल फोर्स हम जिसे कहते हैं, सो दैट डज नॉट दैट वे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है कि द फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। सो ये सेंटर की तरफ कैसे हुआ, समझाता हूं आपको कैसे हुआ। मान लीजिए कि हमारी जो अर्थ है उसके सराउंड में क्या है, जो हमारा मून है दैट इज रिवॉल्विंग, करेक्ट। सो हमारा जो मून पृथ्वी के पृथ्वी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, सो दैट इज नथिंग बट दैट इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ऐसी कोई तो एक चीज है जो कि उसको पुश कर रही है अर्थ की तरफ, या फिर कोई चीज है जो कि खींच रही है, दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटी। बट why it is moving? It is moving because its velocity is tangential to its path। मैंने जैसे आपको बताया था ना ड्रॉ करके, सो उसकी वेलोसिटी की वजह से वो अंदर खींचा नहीं आ रहा है। मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो उस पाथ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी ने उसे बांध के रखा है, इसलिए दैट इज रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर पाथ। ओके, सो thus in order to realize a circular motion there are two requirements: tangential velocity जो कि मैंने आपको समझाई, और सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ सुटेबल कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो कोई एक फोर्स होना चाहिए जो कि कांस्टेंट होना चाहिए और इट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द center. An example is the motion of moon going around earth is an early circular orbit as a result of this constant gravitational attraction of fixed magnitude felt by it towards the earth. So ये पैराबोला के लिए पैराग्राफ है, आप इसे पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा पैराबोला क्या है। ओके, नाउ जो अभी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन यूसीएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसका हम पीरियड निकालना चाहते हैं, रेडियस वेक्टर निकालना चाहते हैं और एंगुलर स्पीड निकालना चाहते हैं। तो देख लेते हैं ये सब चीजें क्या होती है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with a uniform velocity v, okay, along a circular radius r. Let t be the time period of revolution of the object। मतलब t टाइम पीरियड में वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, मतलब जिस जगह से उसने शुरू किया था वहां पे वो वापस आ जाता है। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन और टू
travel a distance of 2 pi r, that is t is equals to 2 pi r by v. Now what is v here? v is nothing but the speed or the velocity. हमें ये फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, बराबर. सो हमें अगर टाइम फाइंड आउट करना है, सो हम कौन सा पाथ उसने फॉलो किया, 2 पाई आर, मतलब वो 2 पाई आर लेंथ ट्रेवल कर चुका है. जिस स्पीड से वो ट्रेवल करेगा उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा. सो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई वी, लिख लीजिए. टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई वी, लिख लेना है आपको ये. T is equals to 2 pi r. And what is it? It is period or time period of uniform circular motion. ये भी आपने लिख लेना है. This T is different than the total time taken by the projectile. लिख लिया? ओके गुड, ठीक है. सो नाउ व्हाट इज रेडियस वेक्टर? उसकी जो रेडियस है दैट इज नथिंग बट द ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट अ पोजिशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल is the radius vector r. Its magnitude is radius r and it is directed away from the center of the particle, that is away from the center of the circle. As the particle performs UCM, that is uniform circular motion, this radius vector describes equal angle in equal interval of time. At this stage we can define a new quantity called angular speed, which gives the angle described by the radius vector per unit time. It is analogous to speed which is distance traveled by per unit time. तो अभी एंगुलर स्पीड क्या है, मतलब देख लीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, दिस इज सेंटर, ठीक है. सो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन अभी यहाँ पे है. सो यह ऑब्जेक्ट चला गया इस पोजीशन पे, और मान लीजिए कि ये जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री. ये एंगल कितना है, 30 डिग्री का है. सो वो 30 डिग्री से मूव हुआ इन 1 सेकेंड, ठीक है. सो जो अगला 30 डिग्री है वो भी वो 1 सेकेंड में ही ट्रेवल करेगा, ठीक है. उसके बाद का जो 30 डिग्री है वो भी वो 1 सेकेंड में ही कवर करेगा, ठीक है. सो इस तरह से इस स्पीड को जो कहा जाता है दैट इज एंगुलर स्पीड. नाउ वी विल डिफाइन प्रॉपरली व्हाट एंगुलर स्पीड इज. ड्यूरिंग वन कंप्लीट रेवोल्यूशन द एंगल डिस्क्राइब्ड इज 2 पाई, मतलब अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है तो 2 पाई का एंगल वो कवर कर रहा है. एंड द टाइम टेकन इज पीरियड टी, मतलब टोटल टाइम उसने कितने लिया है, टी लिया है. सो हेंस द एंगुलर स्पीड विल बी टोटल एंगल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, that will be angular speed. So omega is angle divided by time, that is also defined as v by r. लिख लीजिए इसको भी, ये पूरा लिख लेना है आपको. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी. फॉर्मूला लिख लीजिए. लिख लिया? ओके. सो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं अच्छे से, हाँ ठीक है. चलो, सो एंगुलर स्पीड हमने लिख लिया. नाउ see this is the circle that we were, or this is the path we are talking about. Okay, now express the centripetal acceleration. जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है या फिर पुश कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को, उस एक्सेलरेशन को हम निकालेंगे. now figure 3.6 shows a particle p performing a UCM in anti-clockwise sense along a circle of radius r and with angular speed w and period t. Let us choose the coordinates such that this motion is in xy plane.
having center at origin O. Initially, for simplicity, the particle be at P0 on the positive x-axis at given time t. The radius vector of P makes an angle theta with the axis. So theta is going to be omega t. Okay. Now see, ये वेक्टर है, ये क्या कर रहा है, दैट इज मेकिंग द एंगल थीटा विद द एक्स. ओके, सो वी डिफाइन थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी. ये भी आपने याद रखना है, थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, ओमेगा टी होता है. एंड ओमेगा इज इन रेडियंस बट थीटा विल बी इन डिग्रीज. ओके, सो डी थीटा बाय डी टी इज गोइंग टू बी ओमेगा. हमने क्या किया, डेरिवेटिव निकाल लिया थीटा का. सो टी निकल जाएगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा. So x and y components of the radius vector r will then be r cos theta and r sin theta. अभी x and y components अगर हमें r के निकालने हैं, this is r, see this is r. Okay, so x component is this and y component is this. So this x component is going to be r cos theta, this is going to be r cos theta and this is going to be r sin theta. Correct. So इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया. सो वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद में हमने क्या किया, देखो थीटा को हमने ओमेगा टी से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी है, हमें पता है. नाउ टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है. सो इसको अगर इसका हम टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट द व्हाट वी विल गेट, पोजीशन का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो पोजीशन का डेरिवेटिव क्या होता है, वेलोसिटी होता है, isn't it? So instantaneous velocity v and time derivative of velocity gives instantaneous acceleration. आपको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है या फिर थोड़ा फास्ट हो रहा है, बताइए. Is there any problem? मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ. ओके, योर कनेक्शन इज वीक संकल्प, दैट्स फाइन. तो यूट्यूब पे देख लेना. ठीक है सूरज, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ. ओके, सो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से इसको यूट्यूब पे देख लीजिए. ठीक है, ओके ओके, दैट्स गुड. सो यूट्यूब पे देख लेना. चलो, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v एंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी जो आएगा वो एक्सेलरेशन आएगा. नाउ मैग्नीट्यूड्स ऑफ r एंड w आर कांस्टेंट. सो r क्या है, r इज नथिंग बट द रेडियस एंड w इज एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कांस्टेंट. ओके, सो हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे पोजीशन वेक्टर r का. सो डेरिवेटिव किस तरह से निकलता है आपको पता है, t निकल जाता है. सो ये फाइनली यह आ जाएगा. सो दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v बार और वेक्टर v. सो दिस इज फॉर वेलोसिटी. ठीक है, तो वेलोसिटी का हमें यहाँ पे इतना यूज नहीं है. सो वेलोसिटी का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, सो क्या मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन मिल जाएगा. सो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. सो ये लिख लेना है आपने, एक्सेलरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, लिख लीजिए. एक्सेलरेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर आर. तो ये कैलकुलेशन कैसे आए, ये जब तक आपको डेरिवेटिव नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएंगे. सो आप जब आपका डेरिवेटिव चैप्टर हो जाए तो जब पढ़ाई करेंगे फिर से तो आपको ये इजी लगने लग जाएगा. ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सेलरेशन की जरूरत है. सो एक्सेलरेशन लिख लीजिए. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. लिख लिया. Okay, now here minus sign shows that the acceleration is opposite to that of r. मतलब r की जो डायरेक्शन है कहाँ है, अवे फ्रॉम द सेंटर है. सो एक्सेलरेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन. मतलब अगर मान लीजिए कि कोई फोर्स लग रहा है अर्थ की तरफ से मून की तरफ, सो दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ डायरेक्टेड टुवर्ड्स मून. लेकिन जो फोर्स मून को प्रेस कर रहा है या फिर जो एक्सेलरेशन है वो उस साइड से जो प्रेस कर रहा है, दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, सो दैट्स व्हाई द माइनस साइन इज हियर. नाउ दैट इज इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब वो सेंटर की तरफ है. दिस इज अगर सेंटर है सो वो एक्सेलरेशन जो है इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द पोजीशन वेक्टर r and it is in the opposite direction or it is directed towards the center. Okay, so this is centripetal acceleration. So ये क्या है,
दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, अभी ये आपने कंप्लीट लिख लेना है, ये तीनों चारों फॉर्मूला आपको यूज आएंगे. द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कैन बी रिटन लाइक a is equals to v square r, sorry, w square r और omega square r, और is equals to v square by r और ओमेगा v. ये तीनों फॉर्मूलाज आपको यूज में आएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, ओके, लिख लिया. ओके, नाउ हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन एक्सेलरेशन तभी मिलता है जब हम उसे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, सो फोर्स बिहाइंड दिस एक्सेलरेशन इज the force providing this acceleration should also be along the same direction. Hence force is equals to ma. M is mass, a is acceleration, so minus m omega square r. लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ f क्या रहेगा? ओमेगा स्क्वेयर आर एम, और एम वी स्क्वेयर आर इज इक्वल्स टू एम ओमेगा वी. ये भी फॉर्मूला आप लिख लीजिए. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, magnitude of force providing centripetal acceleration should be equal to, और magnitude of f is equals to, ये फॉर्मूला लिख लीजिए. हो गया? चलो ठीक है. नाउ व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम? तो हमारा जो पेंडुलम रहता है, दिस इज सपोज वर्टिकल सर्कल, इजंट इट? सो यहाँ पे अगर हमारा कोई मान लीजिए सेंटर है और यहाँ पे एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम हमारा किस तरह से मोशन करता है? इस तरह से मोशन करता है, बराबर. इसी तरह से पेंडुलम मूव होता है. सो दिस इज आवर नॉर्मल पेंडुलम इन अ वर्टिकल सर्कल. बट जो कोनिकल पेंडुलम रहेगा वो कैसे रहेगा? मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्टिक है, यहाँ पे एक स्टिक है, और यहाँ पे इसे एक रस्सी बांधी गई है, और ये रस्सी जो है दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. ठीक है, मतलब उसके अराउंड मूव हो रही है. सो दिस इज कोनिकल पेंडुलम. समझ में आया? मतलब अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे सो इट विल बी लाइक कोन. दिस इज कोनिकल पेंडुलम. कोनिकल पेंडुलम समझ में आया कि नहीं आया? यस, ओके. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, सी, मैं जल्दी से इस पैराग्राफ को रीड कर लेता हूं. इन अ सिंपल पेंडुलम अ मास इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग of length L and moves along an arc of vertical circle. जैसे कि मैंने आपको पहले डायग्राम में बताया था. If the mass instead revolves in horizontal circle, then the string which makes a constant angle with the vertical describes a cone whose vertex is the fixed point O. Then mass string subjects the mass string system is called conical pendulum as shown in figure 3.7. सो 3.7 पे मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन मैंने आपको कोनिकल पेंडुलम समझाया है. इन द अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन द सिस्टम विल कंटिन्यू इंडेफिनेटली वंस इट स्टार्टेड. मतलब अगर उसे कोई बाहरी फोर्स अगर ना दिया जाए, फ्रिक्शन का फोर्स ना दिया जाए, तो वो सिस्टम घूमता ही रहेगा. ठीक है, एज शोन इन फिगर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब ऑफ मास m of the conical pendulum are gravitational force mg acting vertically downwards and force due to tension T acting along the string directed towards the support. These are the only two forces acting on the bob. Now see what exactly is the bob and what are those forces. So let us see. ये मैंने आपको एक रॉड बताया था जो कि फिक्स्ड है, और ये स्ट्रिंग है, बराबर, और यहाँ पे एक बॉब है. सो इस बॉब पे कौन सी फोर्सेस है? दो फोर्सेस है. एक फोर्स तो वो है दैट इज ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि वो उस बॉब को नीचे खींच रहा है, बराबर, दैट इज फर्स्ट फोर्स. और दूसरा फोर्स कौन सा है? द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय दिस स्ट्रिंग, मतलब वो स्ट्रिंग क्या कर रही है कि उसे उस फिक्स्ड पॉइंट की तरफ खींच रही है. इन दो फोर्सेस के अलावा इस बॉब पे कोई भी फोर्स नहीं है, ये हमको पता है. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट.
the bob to go under the bob to undergo horizontal circular motion, radius r, the resultant force must be centrifugal, direction towards the center of the circle. In other words, vertical gravitational force must be balanced. मतलब देखो, अगर उस पेंडुलम को उसके रेडियस आर के साथ में रिवॉल्व करना है या फिर उसका मोशन करना है, देखिए अगर हम कोनिकल पेंडुलम की बात करें, सो लेट अस सपोज दिस इज अ rod, okay, and now this is a string and this object is moving in like this direction, okay, but it is making some angle, okay. लेकिन अगर इसको हमें थोड़ा सा स्ट्रेट, मतलब ये जो स्ट्रिंग है हमारा स्ट्रेट रहेगा, और अगर इसको इस तरीके से मोशन करना है, सो क्या होना चाहिए, दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज पुलिंग दैट बॉब टुवर्ड्स अर्थ शुड बी नलिफाइड, और उसको हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, तभी जाके वो जो पेंडुलम है वो वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रीली मूव हो पाएगा विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द वर्टिकल फोर्स. सो जो कोनिकल पेंडुलम है उसके बारे में हम जो बाकी का पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. फिलहाल के लिए इतना ही. आज थोड़ा सा मतलब पोर्शन बाकी है हमारा इस चैप्टर का, दो एग्जांपल्स है और ये कोनिकल पेंडुलम. इसके बाद में आपका जो थर्ड चैप्टर है फिजिक्स का वो खत्म हो जाएगा, और आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे है कि आपको जो भी मैंने फॉर्मूलाज लिख के दिए हैं वो फॉर्मूलाज आपको समझ के लेने हैं, उनको डिराइव किस तरह से किया जाता है, हर एक फॉर्मूला में कौन सी टर्म है, उसका मीनिंग क्या है, उसको कैसे डिराइव किया जाता है, और वो जो सारे फॉर्मूलाज है वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है, ये सब आपको समझ के लेना है. ओके, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा के दिए, आपने लिख लिए, इतने से नहीं होगा. Now I'm once again reminding you, you are in a 11th standard, okay, you are not in a 10th standard, so you have to work harder than you have worked hard in 10th standard. मतलब आपने जितना मेहनत किया है उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सो तभी जाके आपको साइंस में आप कहीं पे टिक पाओगे. ओके, सो मेरा काम है कि आपको जो प्रॉब्लम्स आते हैं फॉर्मूलाज डिराइव करने में या फिर फॉर्मूला डिराइव करने के बीच में, सो उसके जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करा के देना, ठीक है. सो उनकी लिंक किस तरह से बनानी है, उनको याद किस तरह से रखना है, ये आपका काम है. सो अगर कोई डाउट आपको है किसी भी फॉर्मूला में, सो आप लिख सकते हैं कि सर मुझे ये फॉर्मूला डिराइव करने में दिक्कत है, या फिर इस फॉर्मूलाज में कौन सी टर्म से मुझे समझ में नहीं आ रही है. आप क्लासरूम में पोस्ट कीजिए, मैं जरूर उस फॉर्मूला को आपको डिराइव करना सिखाऊंगा. लेकिन आप इन फॉर्मूलाज को भूलिए मत, ठीक है. कोई भी फॉर्मूला स्किप मत कीजिए. अगर आप एक भी फॉर्मूला स्किप करेंगे तो आगे के जो 3-4 फॉर्मूलाज आते हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे. और विदाउट फॉर्मूलाज आपका ये जो पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर तो चला ही जाएगा, इसके बाद का जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद का है ग्रेविटेशन, वो भी आपके चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे. सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे पहले जो 2 चैप्टर हुए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मोस्टली हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कल ही होगा, परसों भी एक हमारा फिजिक्स का लेक्चर होगा, और इसके बाद में मैं आपको 4th चैप्टर ना पढ़ाते हुए आई विल डायरेक्टली स्टार्ट द 10th चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए उस चैप्टर को, और आपके जो बाकी के चैप्टर है 4th चैप्टर, 5th, 6th, 7th अप टू 9th चैप्टर, संतोष सर विल टीच यू दीज चैप्टर्स. ओके, so I will start with the 10th chapter today, sorry, tomorrow, after completing the remaining portion from this chapter. Okay, so keep studying. ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा फास्ट हो रहा है सर या फिर समझ में नहीं आ रहा है. We have limited time, so that's why we have to go little bit fast, not that much fast. Okay, so हमें थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, and you have to मतलब आपको मेरे साथ लिंक लगानी पड़ेगी. मैं थोड़ा सा फास्ट ही जाऊंगा क्योंकि हमें बहुत सिलेबस कवर करना है. सो पढ़ाई करते रहिए, बस इतना ही मुझे कहना है. कीप इन टच विद द मीडियम ऑफ आवर जीमेल और गूगल क्लासरूम, ठीक है. सो इट्स इनफ फॉर टुडे, एंड वी विल फिनिश द रिमेनिंग चैप्टर यस टुमारो, एंड वी विल स्टार्ट द 10th चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो इस चैप्टर को भी रिवाइज कीजिए और उस चैप्टर को भी हो सके तो पढ़ लीजिए. Now, bye bye. You can leave the meeting.